हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पैसिफिक आईएएस। हमारे चैनल पैसिफिक आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ गुप्तास। ओके, सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशंस। गुप्तास के टाइम पीरियड में कैसी सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशंस थी वो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, इससे पहले जो लेक्चर हमने पढ़ाया था उसमें हमने गुप्ता एज की पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्कस की और उसके बाद गुप्ता एज का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द सोसाइटी। ओके, सोसाइटी कैसी थी? फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द सोसाइटी, सोशल कंडीशंस। सो व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी, सोसाइटी की जब बात आती है, इट वाज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। गुप्ता सोसाइटी जो थी वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ओके, मैन वाज द हेड ऑफ द फैमिली एंड इवन मैन वाज द हेड ऑफ द सोसाइटी। सो गुप्ता सोसाइटी जो थी वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। सो वुमेन का पोजीशन क्या था? वी हैव टू टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ वुमेन। वुमेन की क्या पोजीशन थी गुप्ता एज के टाइम पीरियड में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की पोजीशन की बात जब आती है तो द पोजीशन ऑफ वुमेन इट वाज डिटीरियोरेटिंग। ओके, डिटीरियोरेटिंग मतलब वुमेन की पोजीशन डिक्रीज हो रही थी। वुमेन का जो इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में वो ज़्यादा हमें गुप्ता एज के टाइम पीरियड में नहीं दिखाई देता है। ओके, एंड एट द सेम टाइम देयर वाज नो इंडिविजुअल लिबर्टी गिवन टू वुमेन। वुमेन को कोई इंडिपेंडेंस या लिबर्टी नहीं दी जाती थी गुप्ता एज के टाइम पीरियड में। And at the same time women they were barred from getting educated. Educated here means Vedic education or religious education. Okay, women को Vedic education और religious education receive करने से बार किया गया था। They were not allowed to receive Vedic education or religious education. And apart from that we can even see the prevalence of child marriages. हम लोग गुप्ता एज के टाइम पीरियड में चाइल्ड मैरिज का प्रिवलेंस भी देखते हैं। का एक बेस्ट एग्जाम्पल है मनुस्मृति। ओके, Manusmriti. See, Smriti here means law book and it is a law book which was written by Manu. मनु के द्वारा जो लॉ बुक लिखी गई है इसे मनुस्मृति कहा गया है। इसे मनुस्मृति में ये कहा गया है कि एक पिता को उसकी बेटी की शादी जल्द से जल्द करवानी चाहिए। अगर उसने अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द नहीं करवाई, ओके, जल्द से जल्द नहीं करवाई तो वो नरक में जाएगा। ओके, did you get it? In Manusmriti, it has been mentioned that a father should get his daughter married at an early age before she reaches puberty or before she matures. And if he fails to do so, he will go to hell. अगर पिता ने वो काम नहीं किया, अपनी बेटी की शादी नहीं की, वो नरक में जाएगा। इसका मतलब क्या है? We can see the prevalence of child marriages. Okay, child marriages were there. Then apart from that we can even see the presence of widow remarriages. Widow remarriages भी practice की जाती थी गुप्ता एज के टाइम पीरियड में। During the time period of Gupta age we can see the prevalence of widow remarriages. The best example for it was the case of Chandragupta. Chandragupta was a ruler and after the death of his brother he got married to his widowed sister-in-law Dhruva Swamini. सो इससे हमें ये पता चलता है कि गुप्ता एज के टाइम पीरियड में विडो रीमैरेजेस भी मौजूद थी। ओके, और इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वुमेन दे वर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। वुमेन को किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी गई थी गुप्ता एज के टाइम पीरियड में। गुप्ता एज के टाइम पीरियड में दे वर कन्फाइंड टू हाउसेस। ओके, एक्सपेशली वुमेन ऑफ हायर वर्नास, जो भी ब्राह्मण्स या क्षत्रियास की वुमेन थी, जो हायर वर्ण की वुमेन थी और हायर क्लास के जो वुमेन हैं, से बाहर जाके काम करने की अनुमति नहीं दी गई थी। एंड दैट मेक्स दिस वुमेन, स्पेशली वुमेन ऑफ हायर क्लास एंड हायर कास्ट, दे वर financially dependent. They were financially dependent. Financially dependent on whom? Financially dependent on father, brother, husband and son. They led a life of subordination. बहुत ही सबॉर्डिनेशन की लाइफ इन्होंने जी थी गुप्ता एज के टाइम पीरियड में। बट इफ यू सी द केस ऑफ वुमेन ऑफ द लोअर क्लास एंड द वुमेन ऑफ लोअर कास्ट, they used to work. Okay, they used to work and they used to get paid for that work. That made the women of lower class and lower caste financially independent. Okay, अगर आप ये पैराडॉक्स देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अपर कास्ट एंड अपर क्लास की जो वुमेन थी वो फिनेंशियली डिपेंडेंट थी अपने
फादर के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर या आगे जाके अपने बेटे के ऊपर। बट लोअर क्लास की जो वुमेन थी, लोअर कास्ट की जो वुमेन थी, क्लास एंड कास्ट बोथ, लोअर क्लास एंड लोअर कास्ट की जो वुमेन थी उन्हें अनुमति दी गई थी जाके बाहर काम करने की। तो वो जाके आराम से बाहर काम करती थी, पैसे कमाती थी और वो फिनेंशियली डिपेंडेंट थी और वो ज़्यादा सबॉर्डिनेट लाइफ नहीं जीती थी। ओके, एंड वी कैन सी इन द केस ऑफ वुमेन, वी कैन इवन सी द प्रेजेंस ऑफ पर्दा सिस्टम। पर्दा सिस्टम भी गुप्ता एज के टाइम में प्रिवेल हो रहा था, बट वो मोस्टली अपर कास्ट एंड अपर क्लास की जो वुमेन थी वही पर्दा सिस्टम प्रैक्टिस करती थी। लोअर कास्ट एंड लोअर क्लास की वुमेन लोअर कास्ट एंड लोअर क्लास की वुमेन पर्दा सिस्टम फॉलो नहीं करती थी। पर्दा सिस्टम बेसिकली अपर कास्ट एंड अपर क्लास की वुमेन ही प्रैक्टिस करती थी। एंड वी कैन इवन सी द प्रेजेंस ऑफ सती। सती का प्रिवलेंस भी हम लोग गुप्ता एज के टाइम पीरियड में देखते हैं। वी कैन सी द प्रिवलेंस ऑफ सती बीइंग प्रैक्टिस्ड, बट यूजुअली सती वाज प्रैक्टिस्ड बाय अपर क्लास एंड अपर कास्ट वुमेन। अपर क्लास एंड अपर कास्ट की वुमेन ही सती मोस्टली प्रैक्टिस करती थी। सो सती का प्रिवलेंस भी हमें गुप्ता एज के टाइम पीरियड में दिखता है। तो इसमें सोसाइटी में ही हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ना सिस्टम। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द वर्ना सिस्टम? वर्ना सिस्टम की क्या पोजीशन थी ड्यूरिंग द गुप्ता एज? गुप्ता एज के टाइम पीरियड में वर्ण सिस्टम कैसे काम करता था वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण मीन्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी वर्ना सिस्टम के बारे में बताया है। वर्ना सिस्टम में हमें यूजुअली 4 वर्ण मिलते हैं। ओके, वन इज ब्राह्मण्स, देन सेकेंड वी हैव क्षत्रियास, देन वी हैव वैश्यास, and then Shudras. So this was a Varna system. See, Varna system which we have seen that it originated during the time period of Vedic age. Vedic age के time period में हमने वर्ण सिस्टम का और वर्ण सिस्टम ओरिजिनेट होते हुए हमने देखा था। वो गुप्ता एज के टाइम पीरियड में भी कंटिन्यू हो रहा था और वर्ण सिस्टम इट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। ये एक बेसिक फाउंडेशन, ये एक बेसिस बन गया था सोसाइटी का। इट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता एज। गुप्ता एज के टाइम पीरियड में वर्ण सिस्टम इट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। द शूद्रास who are at the bottom of the pyramid, okay, this is a pyramid. The Shudras who were at the bottom of the pyramid, they were ill-treated, they were neglected, and they were the most neglected section of the society. Society का the most neglected section Shudras थे, okay. They were not allowed to read and write, okay. They were not allowed to get educated. They were not allowed to read religious text. Religious text जो वैदिक टेक्स्ट है और जो महाभारत रामायण जो इस टाइम पे कंपाइल की गई थी, उन्हें पढ़ने की अनुमति, उन्हें पढ़ने या लिखने की अनुमति शूद्रास को नहीं दी गई थी। ओके, दे वर नॉट अलाउड टू रीड द वैदिक हाइम्स एंड द महाभारत एंड द रामायण। और गुप्ता एज के टाइम पीरियड को गोल्डन एज माना जाता है। ओके, गुप्ता एज इट इज कंसिडर्ड एज गोल्डन एज एंड मेनी रीजन्स आर देयर। सी, गुप्ता एज को गोल्डन एज कंसिडर करने के लिए मेनी रीजन्स आर देयर एंड वन ऑफ द रीजन इज द रिवाइवल ऑफ Hinduism and Brahmanism, the domination of Brahmins. Okay, so golden age, to consider Gupta age to be golden age, there are many reasons are there to consider Gupta age as a golden age, but one of the reason was the revival of Hinduism and Brahmanism. Brahmanism और Hinduism का रिवाइवल होते हुए हम लोग गुप्ता एज के टाइम पीरियड में देखते हैं, तो वो भी वन ऑफ द रीजन है गुप्ता एज को गोल्डन एज मानने के लिए। क्यों इसे रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म कहा जाता है? क्योंकि गुप्ता किंग्स जो थे, दे वर हिंदूज, दे प्रैक्टिस्ड हिंदुइज्म, दे प्रोपगेटेड हिंदुइज्म, मेनी रिलीजियस टेक्स्ट which play a very important role in Hindu culture and society, they were compiled during Gupta age. जैसे कि महाभारता एंड रामायण जिसे एपिक्स माना गया है हिंदुइज्म में, हिंदू लिटरेचर में जिसे एपिक्स माना गया है, वो भी गुप्ता एज के टाइम पीरियड में ही कंपाइल हुई थी। और ब्राह्मणिज्म क्या है? द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणास का डोमिनेंस हम लोग इस पीरियड में देख सकते हैं। सो इन अ वे व्हेन ब्राह्मणिकल सोसाइटी इज डोमिनेटिंग, देन शूद्रास एनीवे दे विल बी नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये रहेंगे जब ब्राह्मणिकल सोसाइटी रहेगी, क्योंकि ब्राह्मण्स आर डोमिनेटिंग। बट वन थिंग विच यू कैन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता एज वॉज दैट इवन दो सोशल स्टेटस वॉज सेम, सोसाइटी में जो स्टेटस है वो सेम था शूद्रास का, वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था, अभी ज़्यादा डिक्रीज हुआ था। ओके, उनका जो इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में वो डिक्रीज, नेग्लेक्ट होते जा रहे थे वो लोग। बट इकोनॉमिकली दे वर इम्प्रूविंग, economically their position was improving. How was it improving?
during early ages, these Shudras, they worked as servants and agricultural laborers. Okay, ये जो शूद्रास थे ये servants and agricultural laborers का काम करते थे early ages में. But गुप्ता एज के टाइम पीरियड में हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि these Shudras, they have now become agriculturists. Agriculturist means they started practicing agriculture and at the same time they started owning lands. Okay, they started owning lands and they started practicing agriculture from being servants and laborers. Now they are becoming agriculturists, practicing agriculture and they are owning lands. So the economic position was improving. इनका economic position improve हो रहा था. और गुप्ता एज के टाइम पीरियड में हम लोग ये भी देखते हैं कि जो भी रिलीजियस टेक्स्ट थी, एक्सपेशली वैदिक टेक्स्ट एंड रामायण एंड महाभारत, उसे सुनने की अनुमति दी गई थी शूद्रास को. अर्लियर ड्यूरिंग द वैदिक एज वी कैन सी दैट दे वर नॉट इवन अलाउड टू हियर वैदिक हाइम्स. बट ड्यूरिंग गुप्ता एज ये काइंड ऑफ डेवलपमेंट देख सकते हैं हम लोग, जो कि था कि शूद्रास अब सुन सकते हैं. ओके, इफ समवन इज रिसाइटिंग महाभारत, रामायण और वैदिक हाइम्स, दीज शूद्रास दे वर अलाउड टू लिसन टू देम. ओके, और and Shudras, they were even allowed to perform some kinds of rituals, rites and ceremonies. Okay, so Vedic age के time period में Shudras, they were not allowed to practice or perform any kind of rituals, ceremonies and rituals, ceremonies and rites. ये rites, rituals and ceremonies perform करने का अधिकार नहीं दिया गया था शूद्रास को. बट गुप्ता एज के टाइम पीरियड में हम लोग देख सकते हैं कि शूद्रास को अलाउ किया गया था ये सेरेमनीज और रिचुअल्स प्रैक्टिस करने का, और इसके वजह से ब्राह्मण्स की ही इनकम और ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी. इन शूद्रास को जो ये रिचुअल्स एंड सेरेमनीज परफॉर्म करने की अनुमति दी गई थी, इसी रिचुअल्स एंड सेरेमनीज को परफॉर्म करने के लिए उन्हें ब्राह्मण्स की ज़रूरत है. ओके, दे हैव टू पे फीस टू द ब्राह्मण्स टू परफॉर्म दिस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, बिकॉज Brahmins are the people who conduct these rituals. So Brahmins income sources, the sources of income for Brahmins, it increased during the time period of Guptas. Okay, so इसके अलावा हम लोग जब वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम की जब बात आती है, हम लोग ये भी देखते हैं कि the number of subcastes they were increasing. Okay, the number of subcastes they were increasing during the time period of Guptas. Okay, during this period, ये इस टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि सब कास्ट भी इंक्रीज हो रही थी. किस वजह से इंक्रीज हो रही थी? इसके दो कारण हैं. ओके, ये जो सब कास्ट इंक्रीज हो रहे थे, इसके दो कारण हैं. पहला कारण है द assimilation of foreigners into Indian society. Assimilation of foreigners into Indian society. ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न एज, ओके, पोस्ट मॉडर्न एज के टाइम पीरियड में हमने देखा था कि इंडिया में बहुत सारी फॉरेन इन्वेशंस हो रही थी, जैसे कि शकास, इंडो ग्रीक्स, पहलवास, ये सब लोग इंडिया में आके अटैक कर रहे थे. दे स्टार्टेड अटैकिंग इंडियन पीपल एंड बट द यूनिक फीचर ऑफ दीज इन्वेशंस वाज दैट दीज पीपल दे came to India as invaders, but they settled down here. Okay, they settled down here, they adapted Indian culture and they assimilated themselves into Indian society. Okay, did you get it? मैं आपको फिर से बता देती हूँ. तो हमने पोस्ट मॉडर्न एज के टाइम पीरियड में हमने देखा था कि ये जो भी फॉरेन इन्वेशंस हो रहे थे, जैसे कि शकास, पहलवास और इंडो ग्रीक्स जिसने इंडिया को इन्वेड किया था, इनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक था. क्या था? इन लोगों ने इंडिया को इन्वेड किया. आफ्टर इन्वेडिंग इंडिया को इन्वेड करने के बाद ये इन्वेड करके प्लंडर करके वापस नहीं चले गए. ये लोग इंडिया में ही रहे, इंडियन सोसाइटी में अपने आप को ढाल लिया और ये इंडियन सोसाइटी का पार्ट बन गए. सो व्हेन दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जब ये इंडियन सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, दे स्टार्टेड गिविंग देमसेल्फ कास्ट. ओके, दे स्टार्टेड गिविंग देमसेल्फ डिफरेंट कास्ट. ओके, इन्होंने अपने आप को, एक फॉरेनर ने अपने आप को एक कास्ट देना शुरू कर दिया. ये भी अपने आप को एक कास्ट से या कास्ट के नाम से बुलाना शुरू कर लिया इन्होंने. तो इसके वजह से भी बहुत सारे सबकास्ट इंडियन सोसाइटी में इंक्रीज हो रही थी. इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं हून इन्वेशंस का, क्योंकि अब ये माना जाता है कि ये जो राजपूत्स हैं, द
the most of the sections of Rajputs, they are Hunas, okay, they are Hunas, and many sections of the Rajput, they have their surname as Huna. राजपूत के बहुत सारे राजपूतों का सरनेम भी हुना बोल के वो लोग लिखते हैं। तो ये हम लोग बिलीव करते हैं कि ये राजपूत कोई और नहीं, हुनास ही थे, हुन्स ही थे, जो इंडिया में आए थे। इंडिया में आके इन्होंने इंडिया में पहले इन्वेट किया, फिर इंडिया में ही रह गए, इंडियन सोसाइटी को, इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट किया, अपने आप को इंडियन सोसाइटी में मर्ज कर लिया। ओके, सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। द फॉरेनर्स हु वर हुनास are now part of the Rajput society. There are 36 clans in Rajput, and these clans are, some of these clans they have the origins to Hunas, okay, some of these clans they have the origins to Hunas। और हम लोग ये भी देखते हैं कि हुनास के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थे वो मोस्ट ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिसेस दे आर प्रैक्टिस्ड बाय राजपूत्स नाउ। राजपूत्स के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो हम लोग हुन के कल्चरल प्रैक्टिसेस से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमें मिलती हैं। ओके, सो दिस वाज वन सच एग्जांपल। द अदर रीजन फॉर द इंक्रीज इन द सबकास्ट, द अदर रीजन फॉर द नंबर ऑफ the other reason for the increase in the number of subcaste was that the absorption of tribals, the absorption of many tribals into ब्राह्मणिकल सोसाइटी। ये पॉइंट समझने के लिए मैं आपको दूसरा स्लाइड ओपन कर दूं। ओके, सो फर्स्ट रीजन फॉर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सबकास्ट वाज दैट द एसिमिलेशन ऑफ फॉरेनर्स इनटू इंडियन सोसाइटी। फॉरेनर्स जब आते थे उन्होंने अपने आप को इंडियन सोसाइटी का पार्ट बना लिया और उन्होंने अपने आप को एक सबकास्ट अलॉट कर ली। ओके, दैट वाज वन रीजन फॉर द increase in the subcaste during the Gupta age. The other reason for the increase in the number of subcastes during the Gupta period was that the absorption of many tribal sections of society into Brahmanical society. जो भी ट्राइबल लोग थे वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी का पार्ट बन रहे थे गुप्ता एज के टाइम पीरियड में। इसके वजह से भी नंबर ऑफ सबकास्ट इंक्रीज हो रही थी। इसका प्रोसेस क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। तो गुप्ता एज के टाइम पीरियड में हमने देखा था कि ब्राह्मणास जो थे they used to receive land grants, okay, they used to receive land grants from the king, and in exchange the major important work of brahmanas was that they used to legitimize the rule of the king। ये king के रूल को legitimize करते थे, उन्हें godly attributes ये लोग देते थे। मतलब किंग भगवान जैसा है, भगवान का ही रूप है, ये किंग भगवान ही है, मतलब भगवान ही धरती पे आके आपको रूल कर रहा है। तो ऐसी बातें सब कौन फैलाता था? ब्राह्मणास यूज्ड टू लेजिटिमाइज द किंग्स रूल एंड दे यूज्ड टू व्हाट यू कॉल like we can say they used to give godly origins, even godly origins to the king। they used to give godly origins to the king। मतलब अगर आप राजपूत में देखेंगे तो बहुत सारे राजपूत ऐसे हैं जो कहेंगे कि हम लोग चंद्रवंशी हैं, थोड़े राजपूत कहेंगे हम लोग सूर्यवंशी हैं। सो दिस ऑरिजिन, दिस लीनिएज, द स्टोरी ऑफ दिस लीनिएज, ये जो लीनिएज की स्टोरी है ये कौन देता था? दैट वाज गिवन बाय ब्राह्मण्स। इन एक्सचेंज ही यूज्ड टू गेट land grants from the king। in exchange he used to get land grants from the king, and after getting the land grants what he used to do was that, see for example he got this piece of land। what he used to do was that ये land grants मिलने के बाद उस land grant में जो land थी उधर already tribal people थे। okay, they used to have tribal chief। so this brahman after receiving this land he used to propagate his ideology। he used to propagate his ideology in that area। ये अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करके उन ट्राइबल लोगों को भी ब्राह्मणिकल सोसाइटी का पार्ट बनाते थे। ब्राह्मणिकल सोसाइटी का पार्ट बनने के बाद उन ट्राइबल लोगों को जो चीफ था उनका, उससे वो एक अच्छे ऑरिजिन, मतलब हायर ऑरिजिन्स, मतलब क्या बोलते हैं, तुम रूलर हो। ट्राइबल चीफ का मतलब क्या है? ही इज़ अ लीडर। तुम लीडर हो मतलब तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते हो। ओके, ये कहते थे ब्राह्मण्स। और जो उनके किंग्समैन थे, उनके जो कॉमन पीपल, जो ट्राइबल लोग थे, उन्हें वो लोग लोअर ऑरिजिन देते थे। इफ ही इज प्रैक्टिसिंग ट्रेड एंड कॉमर्स इन हिज ट्राइबल एरिया, दे यूज्ड टू टेल ओके तुम ये लेन देन का काम करते हो इसीलिए तुम
वैश्य हो, तुम ये काम करते हो इसलिए तुम लोग शूद्र हो। तो डिफरेंट लाइक दिस ब्राह्मण्स दे यूज्ड टू गिव higher origins to the tribal chief and lower origins to his chief men. So this was also one of the reason for increase in the number of subcaste. ये भी one of the reason है सबकास्ट increase होने का गुप्ता एज के टाइम पीरियड में। ओके, तो इसके बाद during the time period of Guptas we can even see the emergence of Chandalas. चंडालास का प्रेवलेंस भी ज़्यादा हो रहा था गुप्ता एज के टाइम पीरियड में। सो हु वर दिस चंडालास? चंडालास वे द पीपल हु यूज टू डील विद मीट एंड फ्लैश। जो भी लोग मीट एंड फ्लैश स्किन के ऊपर काम करते, एनिमल स्किन के ऊपर जो लोग काम करते थे उन्हें चंडालास कहा गया था। और गुप्ता एज के टाइम पीरियड में इन्हें अनटचेबल्स मानते थे। ओके, दे वे कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल्स एंड दे वे नॉट इवन अलाउड टू लिव इनसाइड द विलेज। अगर आप ये विलेज समझेंगे तो दे यूज टू live in the border areas of a village. They used to live in the border areas of the village. They were not allowed to come inside. And even if they want to come in the village, अगर उन्हें विलेज में अगर आने की ज़रूरत पड़ी भी ना तो उन्हें बहुत बड़ा साउंड करके आना पड़ता था, बहुत सारी आवाज़ निकाल के आनी पड़ती थी, हाँ, ताकि बाकी के लोग उनसे दूर रहे, इसीलिए बहुत सारा आवाज़ करके उन्हें विलेज में आना पड़ता था। सो इन चंडालास के बारे में मेंशन किया गया है फाहियान के राइटिंग्स में। सो फाहियान was a foreign traveler. Fahian, he was a foreign traveler. He was a Buddhist pilgrim. He visited the court of Gupta rulers. He visited during the time period of Gupta age. And in his writings, he has mentioned about untouchability being practiced by Guptas. And he has also mentioned about the position of Chandalas. Chandalas को किस प्रकार ट्रीट किया जाता था वो भी मेंशन किया गया है फाहियान के राइटिंग्स में। ओके, एंड प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करते हैं। सो वुमेन के बारे में हमने देख लिया, वुमेन की क्या पोजीशन थी, एजुकेशन रिसीव करते थे या नहीं करते थे, वो मैंने आपको बता दिया। सो व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी राइट्स, वुमेन डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी राइट, इवन इफ इट इज अपर कास्ट और अपर क्लास वुमेन और लोअर कास्ट एंड लोअर कास्ट वुमेन, वुमेन ऑन अ होल डिड नॉट हैड एनी प्रॉपर्टी राइट्स। इन्हें कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दी गई थी एक्सेप्ट स्त्रीधना। इस टाइम पीरियड में हम लोग ये नया वर्ड देखेंगे जो कि था स्त्रीधना। तो क्या है ये स्त्रीधना? स्त्रीधना मीन्स any kind of movable and immovable gifts which this women used to receive as gifts, okay, used to receive as gifts during her marriage. उनके मैरिज के टाइम पीरियड में किसी भी प्रकार के गिफ्ट्स जो वुमेन को मिलती थी उसे स्त्रीधना कहा जाता था। और इसके ऊपर पूरा का पूरा राइट उस वुमेन का ही होता था। कुछ भी कर सकती थी ये औरत, स्त्रीधना से कुछ भी कर सकती थी, वो चाहे अपने लिए यूज़ करे या अपने किसी जान पहचान के लोग को डोनेट कर दे या उनके माँ बाप को दे दी, कुछ भी कर सकती थी। शी हैड अनडिस्प्यूटेड पावर्स और राइट्स ओवर दिस स्त्रीधना। एंड दिस स्त्रीधना इट यूज टू इंक्लूड बोथ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज। ज्वेलरी, जो भी गिफ्ट्स मिलती थी, ये सब कुछ स्त्रीधना की पार्ट थी। एंड वुमेन हैड अनडिस्प्यूटेड राइट ओवर दिस स्त्रीधना। But apart from स्त्रीधना, women did not possess any kind of property rights. Okay, did you get it? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रिलीजन के बारे में। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू रिलीजन की जब बात आती है तो वी कैन सी दैट 3 important religions were practiced by the people. ओके, 3 इंपॉर्टेंट रिलीजन थे जो प्रिवेल हो रहे थे गुप्ता पीरियड में। व्हाट वर देयर? फर्स्ट वाज हिंदुइज्म, नेक्स्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दीज वर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन्स प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। और हिंदुइज्म was a religion which was practiced and propagated and patronized by the Gupta kings. Okay, Gupta kings mostly they followed Hinduism. Okay, they were the followers of Hinduism, and Hinduism received the royal patronage during Gupta period. Gupta period के time period में Hinduism को royal patronage मिल रही थी। और इस पीरियड को, गुप्ता पीरियड को ये भी माना गया है कि this is a period of revival of Hinduism. Why is it considered as a revival of Hinduism? Because the kings patronized Hinduism. Many religious texts which are related to Hinduism were written and compiled during Gupta period. Okay, so Hinduism एक बहुत ही important religion था।
but we can see that Buddhism was also practiced. Buddhism was also practiced. Many people were there who followed Buddhism, but the kind of royal patronage, जिस प्रकार का royal patronage बुद्धिज्म को अशोका के टाइम पीरियड में, कनिष्का के टाइम पीरियड में मिल रहा था, उस प्रकार का रॉयल पैट्रोनेज बुद्धिज्म को गुप्ता पीरियड के टाइम में नहीं मिल रहा था. बट किंग्स वर नॉट अगेंस्ट द पीपल हु प्रैक्टिस्ड बुद्धिज्म. किंग्स जैन मॉन्क्स का या बुद्धिस्ट मॉन्क्स का परसिक्यूशन नहीं कर रहे थे. देयर वॉज रिलीजियस टॉलरेंस. ओके, यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. हम लोग रिलीजियस टॉलरेंस भी देखते हैं. You can see that the kings observed religious tolerance. Okay, the society, it was very tolerant society. People followed different religions. Hinduism, Buddhism, and Jainism, they were the most important religions which were followed. We can even say that Buddhism did not receive the royal patronage. It was in the phase of decline. फाहियान ने, जो एक फॉरेन चाइनीज ट्रैवलर थे, चाइनीज पिलग्रिम थे, उन्होंने अपने राइटिंग्स में मेंशन किया है कि बुद्धिज्म वॉज इन द फेज ऑफ डिक्लाइन बिकॉज ऑफ मेनी करप्ट प्रैक्टिसेस विच बिकेम पार्ट ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म की जो आइडियोलॉजी है उससे अलग जाके लोग प्रैक्टिस कर रहे थे अपना रिलीजन. वो भी एक वन ऑफ द रीज़न था बुद्धिज्म का डिक्लाइन होना गुप्ता पीरियड के टाइम में. ओके, इन स्पाइट ऑफ नॉट रिसीविंग एनी काइंड ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, जैसे कि हमने देखा कि बुद्धिज्म को कोई रॉयल पैट्रोनेज मिल नहीं रहा था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट many stupas, okay, many stupas were constructed, chaityas, viharas were constructed, and Nalanda University was established. And this Nalanda University, it is a Buddhist university, right? ये Nalanda University जो है वो Buddhist university है. और Nalanda University को किसने बनाया, किसने establish किया? गुप्ता किंग्स ने ही establish किया था, right? So that shows the kind of religious tolerance practiced by the Gupta kings. Okay, so इसके अलावा हिंदुइज्म में भी, इफ यू टेक हिंदुइज्म, इन हिंदुइज्म ऑल्सो वी कैन सी द एमर्जेंस ऑफ टू इंपॉर्टेंट सेक्ट्स. व्हाट वर देयर? भगवतिज्म एंड वैष्णविज्म. First we'll discuss about Vaishnavism. Okay, so Vaishnavism is a sect of Hinduism in which the followers worship Lord Vishnu. Okay, Lord Vishnu की जब पूजा करते हैं उनको वैष्णविस्ट कहा जाता है और उनके सेक्ट को वैष्णविज्म कहा जाता है. ओके, इन वैष्णविज्म पीपल दे वर्शिप लॉर्ड विष्णु. इफ यू सी द स्टोरी ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड देन वी हैव भगवतिज्म. भगवतिज्म में भगवतिज्म में गॉड भगवत को वर्शिप किया जाता था. तो ये कौन है भगवत गॉड? सी, गॉड भगवत, ही वॉज इन द अर्ली स्टेजेस बिफोर बिकमिंग द पार्ट ऑफ हिंदुइज्म. लॉर्ड भगवत, ही वॉज अ ट्राइबल गॉड. ओके, ही वॉज अ ट्राइबल गॉड. ये ट्राइबल गॉड थे. ओके, एंड as I have told you that during the Gupta period we can see that many tribal people or many tribal groups, they became part of Hinduism. They were made part of Brahminical society, right? Gupta age में हमने देखा था कि बहुत सारे tribal groups Brahminical society का पार्ट बन रहे थे. और जब ये Brahminical society का पार्ट बन रहे थे, इनके गॉड्स और गॉडेसेस को भी हिंदुइज्म का पार्ट बनाया गया. ओके, और उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है God Bhagwat. Bhagwat, he was the tribal god. Okay, he was a tribal god, and the followers of Bhagwat, they are known as Bhagwatist. Okay, Bhagwats बोलते हैं. Followers of Bhagwat, they are known as Bhagwats, and the sect is known as Bhagwatism. And this was a tribal god, and later it was made a part of Hinduism. Okay, this was later made part of Hinduism, and this god Bhagwat, in later stages, it was told that he is none other than God Vishnu. ये भगवत कोई और नहीं, गॉड विष्णु ही है. ओके, गॉड विष्णु का ही एक अवतार है गॉड भगवत. ओके, आप समझ रहे हैं कैसा कुछ लोगों को ब्राह्मणिकल सोसाइटी का पार्ट बनाने के लिए उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस को भी हिंदू पैंथियन ऑफ गॉड्स का पार्ट बनाया गया था गुप्ता एज के टाइम पीरियड में. डिड यू गेट इट?
Then after that we can see the doctrine of incarnation of Lord Vishnu also emerged during the time period of Gupta age. Gupta age के time period में ही लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन की बात भी की गई थी. क्यों लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन हो रहा था? बिकॉज इट वॉज बिलीव्ड दैट इस दुनिया में जब भी कोई सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, ओके, सोशल ऑर्डर जब डिस्टर्ब होता है, उस सोशल ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए लॉर्ड विष्णु एक अवतार लेके आएंगे इस दुनिया में, सोशल ऑर्डर को रिस्टोर करेंगे और वापस चले जाएंगे और इस दुनिया को बचाएंगे. क्योंकि लॉर्ड विष्णु ही इज कंसिडर्ड एज अ preserver, he is considered as a preserver of this universe. Okay, then during the 6th century AD, okay, during the 6th century AD, that means during the time period of Gupta age only, Lord Vishnu, he became part of the Trinity. Okay, he became the part of Trinity. Who is this Trinity? Brahma, Vishnu and Maheshwara. Okay, Brahma, Vishnu and Maheshwara. Who is this Brahma? Brahma means he is a creator. Okay, Vishnu, Lord Vishnu, he is a preserver, and Maheshwara or Lord Shiva, he is the destroyer. Okay, so this is the Trinity. God of during the 6th century AD only, Lord Vishnu's importance, the worship of Lord Vishnu increased. Earlier during the Vedic time period में अगर आप देखेंगे तो Lord Vishnu he was a minor god. Okay, he was considered as a god of sun and fertility. और गुप्ता एज में अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड विष्णु का इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रहा था. सेपरेट सेक्ट हु वर्शिप लॉर्ड विष्णु emerged, which was known as Vaishnavism, and Lord Vishnu was made part of Trinity, that is Brahma, Vishnu and Maheshwara. The importance of Lord Vishnu increased. That doesn't mean that the Gupta kings did not worship Lord Shiva. Lord Shiva was also worshipped, but most importance was given for Lord Vishnu. Okay. And during the Gupta age only, during this time period only, we can see the worship of idol in temple. हमने idol worship देखी है. We can say that during the time period of Indus Valley civilization only idol worship started, right? हमने Indus Valley civilization के time period में, Vedic age में भी हम लोग बोल सकते हैं कि okay, some kind of symbolic worship किया करते थे लोग. But idol को एक temple में रख के worship करना वो गुप्ता एज के टाइम पीरियड में ही एमर्ज हो रहा था. क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वैदिक एज में आपको कहीं भी टेम्पल एज अ स्ट्रक्चर मिलता नहीं है. बट ड्यूरिंग द गुप्ता एज में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे गुप्ता किंग्स के द्वारा. ओके, सो आइडल वर्शिप इंक्रीज्ड एंड द वर्शिप ऑफ आइडल इन द टेम्पल इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द गुप्ता एज. और गुप्ता इस पीरियड में हम लोग ये भी देखते हैं कि मेनी फेस्टिवल्स वेर सेलिब्रेटेड. द सेलिब्रेशन ऑफ मेनी फेस्टिवल्स स्टार्टेड. बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जा रहे थे और बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हिंदुइज्म का पार्ट नहीं थे उन्हें भी हिंदुइज्म का पार्ट बनाया गया और एक रिलीजियस कलर दिया गया. एग्जाम्पल जो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं संक्रांति है, बैसाखी है, ये एक एग्रीकल्चर रिलेटेड फेस्टिवल्स हैं. these kind of festivals which are related to agriculture, they were made part of religious celebrations. Okay, religion का एक कलर देके उन्हें religion का एक पार्ट बनाया गया था गुप्ता एज के टाइम पीरियड में. Okay, did you get it? And the two important books, okay, the two important books which are related to Vaishnavism, that is Bhagavati Purana and Vishnu Sahasranama. Okay, ये जो two important books हैं ये भी compile की गई थी गुप्ता एज के टाइम पीरियड में ही. ओके, डिड यू गेट इट? सो अब तक हमने सोशल कंडीशंस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड देख लिए और रिलीजियस कंडीशंस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड भी देख लिए. तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी गुप्ता पीरियड में, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक कंडीशंस है ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इकोनॉमी इज अ फाउंडेशन विच विल हेल्प द किंगडम टू ग्रो. किंगडम के ग्रोथ के लिए, किंगडम के एक्सपेंशन के लिए इकोनॉमी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो चलिए गुप्ता एज के इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हैं. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक कंडीशंस, सो इकोनॉमिक कंडीशंस की जब बात आती है, सी गुप्ता एज इट वाज नोन एज गोल्डन एज. गुप्ता एज को गोल्डन एज कहने के पीछे एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन वाज दैट द इशुएंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स. The large amount of gold coins were issued. Okay, so गुप्ता एज को गोल्डन एज मानने के पीछे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण था. क्या वो कारण है?
गुप्ता एज के टाइम पीरियड में ही और गुप्ता किंग्स के द्वारा ही लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे। तो ये वन ऑफ द रीज़न था। और ये क्यों इशू किए जा रहे थे, क्यों इशू हो रहे थे गोल्ड कॉइन्स? क्योंकि गुप्ता एज और द गुप्ता किंग्स यूज्ड टू हैव very good trade relations with the Romans. Okay, the Gupta kings used to have flourishing or we can say prosperous trade relations with the Roman Empire के साथ इनके बहुत ही important और बहुत ही prosperous trade relations थे, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में गोल्ड कॉइन्स इशू किए जाते थे, राइट। समुद्रगुप्ता का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो हमने जब समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा था, समुद्रगुप्ता ही इज़ नोन एज इंडियन नेपोलियन। क्यों उन्हें इंडियन नेपोलियन कहा गया था? क्योंकि ही इज़ नोन फॉर हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, बिकॉज ही इज़ नोन फॉर द काइंड ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही ब्रॉट टू द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर को जिस प्रकार से उन्होंने टेरिटोरियली एक्सपैंड किया था, की वजह से उन्हें इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। और जब समुद्रगुप्ता ने इस एरिया को ऑक्यूपाई किया था, अपने गुप्ता एम्पायर को एक्सपैंड किया था, समुद्रगुप्ता ने जब गुप्ता एम्पायर को एक्सपैंड किया था, तो साउथ इंडिया के 12 किंग्स को इन्होंने डिफीट किया, उनके किंगडम्स ऑक्यूपाई किया, उन्हीं किंग्स को उधर रिस्टोर करके फ्यूडेटरीज बना दिया था। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस टेरिटोरियल एक्सपेंशन वी कैन से दैट द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स विच प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ट्रेड विथ रोमन्स वेर अंडर गुप्ता किंग्स। व्हाट वे द पोर्ट्स? Cambay. What were the ports? Cambay, Sopara and Bharuch, or Broch we can say. Bharuch we can say. So Cambay, Sopara and Broch, these were the 3 important ports which are present in the present day Gujarat and the Maharashtra region. Gujarat and Maharashtra region में ये ports मौजूद हैं. These ports they played a very important role in the trade relations with the Roman Empire. So in the trade relations of the Gupta kings with the Roman Empire, these ports they played a very important role. Okay, did you get it? And what were the things which were exported? कौन सी चीज़ें थी जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा था गुप्ता पीरियड में? तो चलिए वो देखते हैं। So important things if you take, बंगाल से फाइन क्लॉथ, बंगाल से फाइन क्लॉथ, देन बिहार से इंडिगो, बंगाल से फाइन क्लॉथ, बिहार से इंडिगो। वी हैव बनारस से बनारसी सिल्क साड़ीज और सिल्क क्लॉथ। देन आफ्टर दैट वी हैव साउथ इंडिया, फ्रॉम साउथ इंडिया और फ्रॉम सदर्न स्टेट्स दे यूज टू एक्सपोर्ट सैंडलवुड एंड स्पाइसेस। साउथ इंडिया से सैंडलवुड एंड स्पाइसेस एक्सपोर्ट की जाती थी। चीज़ों में मोस्टली ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा था। डिड यू गेट इट? एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता, ओके, गुप्ता एज के टाइम पीरियड में इनका जो सेकेंड कैपिटल था वो था उज्जैन। सो उज्जैन वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ द गुप्ता। सो गुप्तास का जो सेकेंड कैपिटल था उज्जैन, ये कमर्शियल कैपिटल बन रहा था बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय देम। इनके द्वारा जिस प्रकार से ट्रेड एंड कॉमर्स प्रैक्टिस किया जाता था, जिस इंटेंसिटी से ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा था, उसकी वजह से उज्जैन एक कमर्शियल कैपिटल बन रहा था। क्योंकि अगर आप उज्जैन का लोकेशन देखेंगे तो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द इम्पॉर्टेंट रूट्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सो दैट्स वाई उज्जैन बिकेम अ कमर्शियल कैपिटल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्तास। तो ये रहा गाइस, आज के वीडियो में हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशंस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड डिस्कस किया। ओके, इन द सोशल कंडीशंस वी डिस्कस्ड अबाउट द पोजीशन ऑफ वुमेन। वुमेन की क्या पोजीशन थी, किस प्रकार से वुमेन को ट्रीट किया जाता था, क्या क्या उनके राइट्स थे, क्या नहीं थे, वो हमने देख लिया। और उसके बाद हमने वर्ना सिस्टम के बारे में भी पढ़ा। उसमें शूद्रास की क्या पोजीशन थी, चंडालास कौन थे, क्यों उन्हें अनटचेबल्स माना जाता था और उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता था, उसके बारे में भी हमने देखा। तो आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट सोसाइटी वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन विथ रिलीजन। हमने रिलीजन के बारे में डिस्कस किया। सो व्हेन इट कम्स टू रिलीजन वी डिस्कस दैट लॉर्ड विष्णु का इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रहा था और एक सेपरेट कल्ट और वी कैन से सेपरेट सेक्ट फॉर्म हो रहा था हिंदुइज्म में, जिसे वैष्णविज्म कहा जाता था। ओके, और वैष्णविज्म के साथ साथ एक ट्राइबल गॉड भगवत जो है उनका इंपॉर्टेंस भी इंक्रीज हो रहा था और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें भगवतिज्म कहा जाता था। ओके, सो रिलीजन हमने देखा और हमने रिलीजन हमने देखा और सोशल कंडीशंस देखे और हमने इकोनॉमिक कंडीशंस भी डिस्कस किए थे। और किस प्रकार इकोनॉमिक कंडीशंस में हमने क्या डिस्कस किया,
हमने देखा कि किस प्रकार का ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा था गुप्ता पीरियड में और उनके किस प्रकार के रिलेशंस थे रोमन एम्पायर के साथ और किन किन चीज़ों में ट्रेड चल रहा था, ये भी हमने देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर ऑफ गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता एज में आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर में किस प्रकार के डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस प्रकार के डेवलपमेंट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू द चैनल and subscribe to our channel, and if you like this video, please share it with your fellow aspirants and see you in the next video. Thank you.